बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। कमेंट्स में आपसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, कई बार नहीं कर पाता तमाम लोगों से कम्युनिकेट, उसके लिए माजरत। और साथ ही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए, अलग न्यूज़ पर भी घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी सपोर्ट जारी रखी हुई है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। एक सीनियर सियासतदान पर बाकायदा हमला हुआ है, ख़तरनाक हमला था। मतलब इतने बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े, पत्थर वो मारे गए हैं। इसमें खुदा न खास्ता किसी की जान जाने का एहतमाल होता है। क्या हुआ, किस पर हमला हुआ, सिचुएशन क्या थी, ये सब जो है वो मैं आपके सामने अभी कुछ देर में रखूंगा। इसके अलावा साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हद तक एक मुनासिब कामयाबी मिली है। और साथ ही मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि इसमें एनी शाहिद जो वहां बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने जो बताया है उससे लगता है कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में किसी हवाले से बेहतर हुई हैं। साथ ही इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का, कुछ दीगर लोगों का एक मामला और अब खबरों में आ गया है। इसकी बात अभी कुछ देर में करते हैं, लेकिन सबसे पहले शाहजेब खानजादा साहब ने जो इंटरव्यू किया खावर मानिका का, उस इंटरव्यू के बाद शाहजेब खानजादा की जान छूटती नजर नहीं आ रही हमें, जियो की जान छूटती नजर नहीं आ रही। जियो और शाहजेब खानजादा मुश्किल में हैं, मुसलसल तनकीद का निशाना बन रहे हैं, लेकिन जो वो हासिल करना चाहते थे ना, वो उन्होंने हासिल कर लिया। एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके तहत हमेशा हमने सुना है, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज को देखकर आपको अंदाजा होता है कि हुआ क्या। जियो ने यह बताया कि शाहजेब खानजादा का ये जो शो था 20 नवंबर का, रात 10 बजे से रात 11 बजे तक का, इसमें शाहजेब खानजादा के शो की रेटिंग थी 3.90। न्यूज़ चैनल्स में ये बहुत अच्छी रेटिंग है, और वो कहते हैं द बिगेस्ट न्यूज़ शो ऑफ पाकिस्तान, शाहजेब खानजादा के शो को, कि हम 3.90 पर थे। उसके बाद 0.88 पे दूसरे नंबर का चैनल, यानी आधे का आधा, 0.66 पे तीसरे नंबर का चैनल, 0.40 पर चौथे नंबर का, 0.35 पर पांचवें नंबर का चैनल। और जियो इस बात पे बड़ा खुश है। जियो को फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे शख्स का जो गिरफ्तार था इंटरव्यू हुआ, जियो को फ़र्क नहीं पड़ता कि खातून की किरदारकशी की गई, जियो को फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी का इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक वैल्यूज़, जियो ने कहाँ गंद मारा है, क्या कालक मली है मुंह पे, फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए रेटिंग मैटर करती है और उस पर वो खुश हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ, सियासतदानों की औलादों की शादियाँ, सियासतदानों की औलादों के बच्चे, सियासतदानों की औलादों के बच्चों की पैदाइश का वक्त, सियासतदानों की एक से ज़ायद शादियाँ, सियासतदानों के कमरों से निकलने वाली वाहियात चीज़ें, गंदी चीज़ें, गालियाँ, बीवियाँ, शादियाँ तोड़वाना, औलाद, जायज़ नाजायज़ औलाद, सब कुछ हमारे यहाँ मौजूद है। तो जियो बिल्कुल इसी तरह से उनको चलाए। शाहजेब खानजादा का शो देखा जाने वाला शो है, बड़ा शो है, उस शो में चलाए। उससे पहले जियो उसकी बाकायदा तौर पर इसी तरह से तशहीर करे, हेडलाइंस में चलाए कि आज चलेगा, सोशल मीडिया पे चलाए, अपने बड़े बड़े मुलाजमीन के बड़े बड़े अकाउंट्स से उस पर ट्वीट करवाए और फिर उसके बाद उसको चलाए। तो जियो को फ़ायदा होगा डेफिनेटली। जियो के पास रेटिंग का और मटेरियल मौजूद है। मैंने कहा मशवरा दे दें, जियो इस पे खुश है तो खुश रहे, अच्छी बात है। अब ये जो सीनियर सियासतदान पर हमले वाली बात है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, कुछ स्टिल्स। इनमें आप देख सकते हैं कि दावा ये किया जा रहा है कि ये जो है हमला हुआ है अता तारड़ पे, और ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। इन स्टिल्स में आप देखिए कि बड़े ईंटों के टुकड़े, आधी आधी ईंटें, बड़े पत्थर, ये सब लेकर बड़ी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों पर हमलावर हुआ जा रहा है, पत्थराव किया जा रहा है। जो एक्चुअल फुटेज जो मैं यहाँ जाहिर है कि नहीं चला सकता, उसमें नंगी गालियां हैं। उसके अलावा उस एक्चुअल फुटेज में गोलियों की आवाज़ें हैं, सब कुछ है, और जिन पर हमला हो रहा है वो तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये अता तारड़ पे हमला हुआ है। अता तारड़ गए थे अपने हलके में लोगों से वोट मांगने, उन्हें इस बात पर कायल करने कि हमारी बात हो गई है, तुम लोग किसी और को वोट देकर अपना वोट ज़ाया करोगे, हमारी हुकूमत में तुम्हारा
कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया पर अकाउंट से उनका दावा है। इस पर अता तारड़ आए और अता तारड़ ने आकर जो जवाब दिया उससे पहले शहबाज गिल साहब ने भी ये बात की और उन्होंने कहा कि सारे पिंड तई पर्चा होवेगा जंगली हयात को पत्थर मारने का। अता तारड़ आए और उन्होंने आकर कहा इतनी बेशर्मी और ढिठाई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चौधरी मूसा इलाही के ऊपर कोटला अरब खान गुजरात में हुआ हमला, ये उस पर अता तारड़ का नाम लिखकर सिर्फ एक बात साबित होती है कि अता तारड़ की पीटीआई को शदीद तकलीफ है। इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं, पीटीआई के झूठ बेनकाब करता रहूंगा। दोनों तरफ सोशल मीडिया पर गंद मचा हुआ है, हमला तुम पर हुआ, हमला तुम पर हुआ, झूठ बोलते रहो, लोगों ने तुम्हें धुतकारा, लोगों ने तुम्हें धुतकारा। अव्वल तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका है ही गलत। आपको याद है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाया गया था नैब लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर, गाड़ी में थैलों में पत्थर भर के ये लोग लेकर गए थे, उसकी फुटेजेस वगैरह आई थी और इन्होंने जाकर नैब पर हमला कर दिया था। तो बार बार हुआ है, नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था, डंडे सोटे लेकर ये लोग बार बार चढ़े हैं, ये हुआ। अब अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि ये हमला मूसा इलाही पर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये हमला अता तारड़ पे हुआ। जिस पर भी हो, इस कदर खतरनाक किस्म का हमला, ये इतने बड़े बड़े पत्थर किसी के सर पे लगे, उसकी खुदा न खास्ता जान जा सकती है। तो अव्वल तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, ये गालम गलोच का सिलसिला नहीं होना चाहिए। और कमाल देखें कि कहा यह जा रहा है कि गालम गलोच करने वाले जो थे वो तुम्हारे खिलाफ थे। नहीं, गालम गलोच करने वाले तुम्हारे खिलाफ थे। दोनों जानिब से, पीटीआई की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी, गालम गलोच को, इस हमले को कंडेम करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। हमला तुम पर हुआ और हमला तुम पर हुआ करते हुए लोग आपको जरूर नजर आ रहे हैं। गलीज तरीन इसमें गालियां दी गई हैं जो जाहिर है कि ऐसी किसी भी जगह पर दोहराई भी नहीं जा सकती हैं। तो अब इलेक्शन का मौसम है, इस मौसम में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन आपको ऐसी और चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, ये आपको होता हुआ नजर आ सकता है। अब आ जाइए इमरान खान साहब का साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में समात। इसमें रियासत को और वजारत दाखिला को नोटिस जारी हो गया है। मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस समात के मौके पर सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान, ये इमरान खान साहब के ब्यूरोक्रेसी के सरबराह थे, तो उनके बारे में सवाल किया गया। पहले कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है, इंक्वायरी में कहा कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा, और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस पर कहा कि आजम खान अगवा हुए जिसका अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया। फिर हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुल्जिम से इस्तिगासा का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि देखें ना, फिर सच तो सामने आता है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि आजकल सच ऐसे ही सामने आ रहा है। इस पर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने सवाल किया कि साइफर एक खुफिया दस्तावेज था या नहीं था। तो सलमान सफदर साहब जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा कि डी क्लासिफाइड होने से पहले साइफर किसी को दिखाया या नहीं, इसका भी जवाब दे देते हैं। और यहाँ पर यह भी सवाल हुआ कि अगर साइफर हवा में लहराकर बता दिया जाए कि इसमें क्या है, तो क्या ये कम्युनिकेट करने के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि डी क्लासिफाई कर दिया गया था, और सलमान सफदर साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने जो उसका कोड है, और उसकी भी बहुत बात हुई कि ये कोड जो है ये पब्लिक हो गया। सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा है, जस्टिस आयशा साहिबा इसमें मौजूद हैं। तो आप देखिए कि सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि कोड जो है साइफर का वो बदलता ही रहता है, कई बार हफ्ते भर में तब्दील हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा, मुल्जिम कम उम्र नहीं है, केस मजीद इंक्वायरी का है, इस तरफ लाएं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आपके केस में मरकजी ग्राउंड्स क्या हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारा केस ये है कि ये केस बनता ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर जो दफात लगाई गई हैं वो जासूसी की और दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि जासूसी हुई कहाँ और किस दुश्मन मुल्क को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया गया। अब ये जो सरदार तारिक मसूद साहब की बात है ना कि साइफर का कोड, तो इस पर आप देखिए कि बशारत राजा साहब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। बशारत राजा साहब ने वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये बताया
کہ سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کا کوڈ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں، وہ سالوں ایک نہیں رہتا۔ سردار طارق مسعود کے ان ریمارکس سے سائفر کیس کی دھجیاں ہوا میں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ عدالت میں موجود کوریج کرنے والے ایک رپورٹر کا ورڈکٹ ہے، یعنی اس پر میں آپ کو اپنا اوپینین دیتا، آپ کو میں اپنا تبصرہ دیتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص جو وہاں کوریج کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ آپ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا نام اور بشرا بی بی کا نام اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ مزید 29 افراد، یہ نام جو ہیں یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کیس ہے، یہ بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ہوا کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے، اس نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے، اس میں عمران خان، بشرا بی بی، فرح گجر، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، شیخ رشید سمیت 29 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا اجلاس ہوا، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور دیگر وزراء جو تھے اور وزارت داخلہ کے افسران وغیرہ انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ای سی ایل سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے مختلف محکموں اور اداروں کی طرف سے بھیجے جانے والے 41 افراد کے نام ای سی ایل پر ڈالنے کی سفارش کی۔ نیب کی سفارش ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، فرح گوگی، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، شیخ رشید سمیت 29 افراد کے نام ای سی ایل پر ڈالنے کی سفارش کی۔ اب اس کو سمجھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، سائفر کا یہ کیس اڑ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی دیگر مقدمات میں درخواستیں بحال ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے کیس میں یہ چیزیں اعلیٰ عدالتوں میں آتی ہیں اور وہاں سے عمران خان صاحب کی ضمانت بحال ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کے باہر آنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اول تو اس کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک گرفتاریوں کا معاملہ ہے، اور جس طرح کی یہ نگراں حکومت ہے، یہ تو عمران خان کے کیس میں بھی آخر میں جا کر یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم نے اس بندے کو ایم پی او کے تحت اب نظر بند کر دیا ہے، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ لیکن اب جب حکومت اس مرحلے پر اس جگہ پر آ کر عمران خان کا، بشرا بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا، بشرا بی بی کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے، اور یہاں پر پھر ان کی اپنی بدحواسی جو ہے وہ آپ کو اس کیس میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں ملک ریاض کا معاملہ، ملک ریاض کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، یہ خبر جو ہے وہ اب مسلسل بڑھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تہلکہ مچے گا، اس انٹرویو سے تہلکہ مچے گا۔ وہ لوگ جو گھر کے ملازم کا انٹرویو کروا بیٹھے ہیں اور اس ملازم سے گھر کے اندر کی باتیں، گھر کی مالکن کی باتیں پوچھ بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو پارٹی کے لیڈرز کے انٹرویو کروا بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو ان انٹرویوز میں جگہ جگہ بشرا بی بی کروا بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو اب بشرا بی بی کے سابق خاوند کا انٹرویو کروا بیٹھے ہیں اور اس میں 2 چیزیں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی عمران خان صاحب پر جو 2 مقدمات ہیں وہ 2 مقدمات اسپیشلی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا فرح گوگی جو تھی وہ ساری کرپشن کرتی تھی۔ یعنی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں فرح گوگی کو نہیں جانتا، میں اسد جمیل گجر کو نہیں جانتا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس دور میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، مجھے کوئی مراد حاصل نہیں تھی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، تم ایک ریٹائرڈ آدمی بھی ہو، لیکن تمہیں ساری باتیں پتا تھی کہ کون کون ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے فرح گجر کو پیسے دے رہا تھا، تو تم یہ سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ اور اگر جانتے تھے تو نام لو، اس کا کس نے کیا کیا، نام لو، بتاؤ، لیکن کچھ بھی ہے نہیں۔ تو اس لیے اگر خاور فرید مانیکا کے انٹرویو کے بعد بھی تمام ذلت، تمام رسوائی خاور مانیکا اور
جیو کے اور شاہزیب خانزادہ کے حصے میں آئی ہے، تو ملک ریاض کے انٹرویو سے کیا ہو جائے گا؟ ملک ریاض کے انٹرویو سے کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ اور ملک ریاض خود جو اس معاملے میں ایک مرکزی کردار ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں، وہ خود کیا اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کر رہا ہوگا؟ تو یہ انٹرویوز جو ہیں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی حد تک تو ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی انٹرویو سے کوئی بھی چیز عمران خان کے، فرح گوگی کے، بشرا بی بی کے خلاف ثابت ہونے میں اب تک تو ہم نے کوئی کامیابی نہیں دیکھی ہے۔ آگے کیا ہو پائے گا یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں پاکستان سے باہر سے سب سے بڑی ریکوری کی صورت میں رقم آئی، واحد رقم آئی۔ اس 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں جو رقم آئی وہ پاکستان کی عدالت میں موجود ہے۔ اس 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں جو دوسری چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پروجیکٹ، اور وہ یونیورسٹی موجود ہے، وہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب کرپشن ہے جس میں ایک بندے نے کرپشن کر لی ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔